बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो शायर अहमद फ़रहाद से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरों से करेंगे। एक तो नाज़रीन, अहमद फ़रहाद की गुमशुदगी के मामले पर पिछले चंद रोज़ से एक नए प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया गया है। अब वो प्रोपेगेंडा क्या है और हकीकत क्या निकली है, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि पहले अहमद फ़रहाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए, फिर इस मुकदमे का इख्तिताम होगा, फिर इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के इस ऑर्डर की रोशनी में आप जानते हैं कि जो अहमद फ़रहाद हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, आज़ाद कश्मीर पुलिस की कस्टडी में हैं। तो अहमद फ़रहाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने न करने के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है, इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इन दोनों ख़बरों के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से, PTI के हवाले से, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से, मलिक रियाज हुसैन के हवाले से, फिर उन ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम, हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें। तो अहमद फ़रहाद से जुड़ी नाज़रीन पहली ख़बर ये है कि पिछले चंद रोज़ से कल ख़ास तौर पे ये प्रोपेगेंडा किया गया कि अहमद फ़रहाद जो है उन्हें जहर दे दिया गया है, तो उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, मेडिकल चेकअप करवाया जाए। तो ये हुक्म दिया गया अहमद फ़रहाद के मेडिकल चेकअप कराने का। तो अब उसमें नाज़रीन जो उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है उसमें बल्कि दो जगहों से, अहमद फ़रहाद की मर्ज़ी की दो जगहों से उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद फ़रहाद जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। ना सिर्फ अहमद फ़रहाद नाज़रीन सेहतमंद हैं, बल्कि जो ख़बरें ये चल रही थी कि उनकी, बल्कि प्रोपेगेंडा चल रहा था कि अहमद फ़रहाद की जो फैमिली है, उनकी फैमिली को अहमद फ़रहाद से मुलाकात करने में मुश्किलात का सामना है। तो वो भी जो मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, वज़ीर इत्तलात, उनकी तरफ से कहा गया कि कलील वक्त में उनकी फ़ैमिली की अहमद फ़रहाद से 6 से 7 मुलाकातें करवाई गई हैं। एक तो नाज़रीन ये जो जहर देने वाला जो प्रोपेगेंडा था वो झूठ निकला। अहमद फ़रहाद जो है वो सेहतमंद हैं और उन्होंने अपने वकील को भी चेंज कर लिया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का दावा है कि वकील की जो तब्दीली है वो अहमद फ़रहाद की मर्ज़ी से हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ऑर्डर है कि जब अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी गई थी कि अहमद फ़रहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की कस्टडी में हैं, तो उसके बाद जो फैमिली, उनसे मुलाकात करने का कहा गया कि आप मुलाकात करके आए अहमद फ़रहाद से और आके अदालत में रिपोर्ट पेश करें। तो 31 मई को जो आखिरी समाअत हुई, उस समाअत पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि अब चूँकि अहमद फ़रहाद बाजियाब हो चुका है और रिट पटिशन आर्टिकल 199 की इस हद तक होती है कि बंदा अगर बाजियाब हो जाए उसके बाद अदालत का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नहीं, चूँकि अभी तक अहमद फ़रहाद को इस अदालत में पेश नहीं किया गया, तो पहले उसको अदालत में पेश करें, फिर इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। हालांकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर की कस्टडी में हैं, वो एक और जुरिस्डिक्शन है, पाकिस्तान की और जुरिस्डिक्शन है, और पाकिस्तान की अदालतों में जो आज़ाद कश्मीर के फ़ैसलों के हवाले दिए जाते हैं वो एक और मुल्क की टेरिटरी के हवाले से उनकी मिसालें दी जाती हैं। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो मौजूद है कि अहमद फ़रहाद को पेश किया जाए आइंदा समाअत पे। इस हवाले से नाज़रीन हमारे पास ख़बर ये है कि ज़रा ये बताते हैं कि चूँकि जो अहमद फ़रहाद हैं वो फ़िज़िकल रिमांड पे हैं, और जब तक वो फ़िज़िकल रिमांड पर हैं उन्हें इस आज़ाद कश्मीर की कस्टडी से निकाल के किसी और जगह पे पेश नहीं किया जा सकता। और अगर जो अपना फ़िज़िकल कस्टडी है अहमद फ़रहाद की, वो अदालत अगर आज़ाद कश्मीर की अदालत ख़त्म करके उनका जुडिशल रिमांड कर देती है, तो इस सूरत में सबसे पहले बजाय इसके कि अहमद फ़रहाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से अहमद फ़रहाद को पेश किया जाएगा आज़ाद कश्मीर अदलिया के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, और उनसे इजाज़त मांगी जाएगी कि आज़ाद कश्मीर की अदलिया बताए कि अहमद फ़रहाद को बयान रिकॉर्ड करने के लिए या उनका बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, या फिर उन्हें आज़ाद कश्मीर के मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। यानी जो भी फ़ैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने ना करने के हवाले से, उसे
ज़रा ये बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर अदलिया के फ़ैसलों से मशरूत कर दिया गया है, वहाँ से अगर इजाज़त मिल गई तो फिर तो पेश हो गए अहमद फराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अगर वहाँ से इजाज़त ना मिली तो फिर जो आज़ाद कश्मीर की अदालत का हुक्म होगा उसको ओबे किया जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मलिक साहब के हवाले से खबर है, मलिक रियाज हुसैन के हवाले से। पिछले दिनों आपको पता है कि मलिक साहब ने कुछ ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि मलिक रियाज हुसैन साहब जो हैं वो डट गए हैं और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार रहें। जबकि मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसमें तो मलिक रियाज हुसैन के या किसी और मुलज़म की भी वादा माफ़ गवाह बनने की जो एक स्टेज होती है वो गुजर चुकी है। हाँ, अलबत्ता जो एक 460 अरब रुपए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो कमिटमेंट की थी उस पर उनके खिलाफ रेफरेंस बन रहा है। उसमें इमरान खान साहब ना अक्यूज़ हैं, ना इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक है, वो प्योरली मलिक रियाज हुसैन साहब का केस है। अब ना ये जो 460 अरब का केस है, आपको पता है कराची प्रोजेक्ट के हवाले से था। 8 अरब के एवज़ 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी गई, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर 460 अरब मलिक रियाज हुसैन साहब ने देने की कमिटमेंट की। दिए ना दिए वो एक अलग मामला है, लेकिन आज इसी केस के साथ दो और भी मलिक रियाज हुसैन साहब के मामला जुड़े थे। यानी एक तो कराची प्रोजेक्ट के 16,000 एकड़ की राजी, दूसरा रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट है मलिक रियाज हुसैन साहब का वो भी, और उसके साथ साथ जो मरी में बहरिया टाउन बनाने के हवाले से अराजी की ख़रीदारी और वहाँ पर जो माहौलियाती उसके असरात थे, उस हवाले से भी ये मुकदमा 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। और जो 5/4 में 2018 को जैसे इजाज़ अफजल साहब ने फैसला दिया था, उसमें कराची प्रोजेक्ट के हवाले से भी दिया था, वो रावलपिंडी के हवाले से भी था और वो कराची के हवाले से भी था। लेकिन जो 460 अरब देने की कमिटमेंट हुई थी वो नाज़रीन से कराची प्रोजेक्ट के हवाले से हुई थी। अब कराची प्रोजेक्ट मामला तो एक तरीके से आप यूँ कह लें कि किसी ना किसी किनारे लग चुका है। अब उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर होना है। लेकिन अब हुआ ये है कि 4 जून को जो दूसरा केस है रावलपिंडी वाला, रावलपिंडी बहरिया टाउन प्रोजेक्ट वाला, उसे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब बेंच में काजी फैसल साहब हैं, जस्टिस इरफान सादत खान साहब हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं और 4 जून को इस केस की समाअत होगी। अब नाज़रीन ये भी मुकदमा कमोबेश उसी नौयत का है जैसे कि कराची का है। इसमें भी जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि जंगलात की ज़मीन है, शामलात की ज़मीन है, जंगलात और शामलात की ज़मीन किसी सोसाइटी को कैसे दी जा सकती है, वहाँ पे सोसाइटी या घर कैसे बनाए जा सकते हैं। तो अब वो फैसला तो आ चुका है, उसमें ये प्रोजेक्ट भी जो है इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है, इसको सर्कल कर दिया गया है। अब जिस तरीके से कराची प्रोजेक्ट में मलिक रियाज हुसैन साहब ने 460 अरब देने की बात की, तो यहाँ पर भी मलिक साहब को, मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन को उसी किस्म की मुश्किलात, उसी किस्म की पेनल्टी या फिर नैब के एक नए रेफरेंस का सामना करना पड़ सकता है। पुराना केस है, 2018 से पहले का केस है, सुनवाई तो 2017-18 में सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन उससे पहले ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। तो अब देखते हैं कि ये एक पुराना केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो ये मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन के लिए एक और मुश्किल का सबब जो है वो बन सकता है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ पर, जो पाबंदी की बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब जिस नई मुश्किल में पड़े हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस नई मुश्किल में पड़े हैं। एक तो नाज़रीन आपके सामने है कि जो x.com पे, यानी जो साहब का ट्विटर है, उस पर जो ट्वीट किया गया इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, उस पर आपके नॉलेज में है कि जो PTI के सेक्रेटरी हैं और जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब, और उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ हसन साहब, इन तीनों को बुला लिया गया है FI की जानिब से, जो साइबर क्राइम विंग की टीम इस मामले की तफ्तीश या इंक्वायरी कर रही है। खान साहब ने तो सिरे से शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया, तो उनका तो यही मामला तफ्तीश या रिपोर्ट में लिख दिया गया होगा। लेकिन अब इन तीनों PTI के रहनुमाओं को बुध 11 बजे FI की जानिब से बुलाया गया है। अब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में इस नई इंक्वायरी को मुस्तरद कर दिया गया था, लेकिन ये तीनों रहनुमा कहते हैं कि हम FI के पास जाएंगे, जो सवालात होंगे उन सवालों का जवाब देंगे। अब नाज़रीन इसमें जो दिलचस्प बात है कि जो FI ने नोटिस दिया है, उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, X अकाउंट है, उसका गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है, और उस अकाउंट से जो ट्वीट किया गया, जो वीडियो ट्वीट की गई, उसमें अवाम को रियासत के खिलाफ मुश्तिल किया गया, इश्तियाल दिलाया गया, अवाम में खौफ और बेचैनी पैदा करने की कोशिश की गई और कानून
हाथ में लेने पर आवाम को जो है उकसाया गया। अब ये इल्ज़ामात जो है उस नोटिस में जो कि तीनों पीटीआई के रहनुमाओं को दिए गए हैं उसमें ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब इस पेशी से पहले आप थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी मेमोरी को, तो बैरिस्टर अपने गौहर साहब हों या रऊफ़ हसन साहब हों, वो खान साहब की ट्वीट से एक तरीके से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके थे कि ये खान साहब की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, खान साहब को तो मालूम ही नहीं था, इसका सियासी पहलू है, इसका किसी इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ तक भी बात हुई कि पार्टी में इसकी हम इंक्वायरी भी करवाएंगे और आइंदा से अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि आइंदा से जो भी ट्वीट होगी इमरान खान साहब के अकाउंट से वो इमरान खान साहब को दिखा के उनके अप्रूवल के साथ जो है वो की जाएगी। यानी पीटीआई ने बैक स्टेप लिया था। लेकिन फिर जब ये मामला खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ। यानी पीटीआई के जो रहनुमा थे वो इस मामले की हिसासियत को देखते हुए पीछे हट रहे थे, लेकिन खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया टीम ने जो किया है ठीक किया है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और बल्कि जो कल नाज़रीन उमर अयूब की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया उमर अयूब की तरफ से कि इमरान खान साहब ने जो पीटीआई के सोशल मीडिया टीम है उसकी कारकर्दगी को सराहा है और ये कहा गया है कि जो वीडियो पब्लिक की गई है इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से, इस किस्म की कंपेन जारी रहे। और जिब्रान अलियास जो कि अमेरिका में बैठ के खान साहब का जो है वो ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, उन्हें भी कहा गया कि उनकी खिदमात को भी इमरान खान साहब ने सराहा है। और फिर खान साहब ने यह भी हुक्म दिया, वो वीडियो जिस पर पीटीआई के रहनुमा पीछे हट रहे थे, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे, इंक्वायरी की बात कर रहे थे, खान साहब ने हुक्म दिया कि ये जो वीडियो है 8 जून को जो पीटीआई का जलसा होना है उस जलसे में तहरीक इंसाफ की वीडियो एक्सटेंसिवली इसको ऑन एयर किया जाए, ये वीडियो वहाँ पे चलाई जाएँ। अब तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मुश्किलात हैं कि अब क्या करें। हम पहले इसका दिफा नहीं कर रहे थे, पहले बल्कि दिफा किया गया, फिर दिफा से पीछे हटे, फिर खान साहब जो है सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हो गए। अब उन्होंने इस मामले का दोबारा से दिफा करना है जिससे वो बैक ट्रैक कर गए थे। कल रऊफ़ हसन साहब मौजूद थे एक टीवी टॉक शो में, अब उसका दिफा तो कर रहे थे लेकिन उसमें एक तजाद देखा जा रहा था। इसके बावजूद नाज़रीन जो ट्वीट कर दिया गया है, एफआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे, लेकिन नाज़रीन जो वज़ीर कानून है आज़मज़ेद तारड़ साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो कुछ भी पीटीआई ने किया है ये ट्वीट करके इस पर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। हुकूमत ने कुछ नहीं करना बल्कि पीटीआई खुद अपने ऊपर पाबंदी लगवा चुकी है। ना तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान है, ना तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन है, ना तहरीक इंसाफ का कोई चेयरमैन है, ना तहरीक इंसाफ का कोई सेक्रेटरी जनरल है। पीटीआई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो चुकी है। ये नाज़रीन आज़मज़ेद तारड़ साहब ने जो बात की है इससे आप इलेक्शन कमीशन के केस के साथ जोड़ें जिसमें पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन सेटिसाइड करते हुए उस पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कि क्यों ना तहरीक इंसाफ की सियासी जमात को एज ए पॉलिटिकल पार्टी तहलील कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उस पर नोटिस कर रखा है इलेक्शन कमीशन ने 6 जून का, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब को, रऊफ़ हसन साहब को। तो अब ये मामला अपनी जगह पे है, लेकिन साथ साथ नाज़रीन पाबंदी का सवाल भी होने लगा, क्या तहरीक इंसाफ पे हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है। तो ये सवाल तो उससे भी हुआ, वज़ीर कानून आज़मज़ेद तारड़ साहब से भी, उन्होंने भी कहा कि हमने पाबंदी क्या लगानी है, पीटीआई तो अपने ऊपर खुद पाबंदी लगवा चुकी है, खुद से जो उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। लेकिन इस पे जो रेलेवेंट जवाब आया वो राना सनाउल्लाह साहब के आया जो कि साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने कहा कि फैसला अगर काबीना में हुआ तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किया जाएगा। अगर शवाहिद हुए तो ये रेफरेंस दायर होना चाहिए। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के पर पाबंदी लगाने का मामला काबीना में ज़ेर गौर नहीं है। तो जितनी बातें पाबंदी के हवाले से चल रही हैं काबीना में चाहे है या नहीं, उसके अलावा भी तहरीक इंसाफ को नाज़रीन मुख्तलिफ महाज पर, एफआईए के महाज पर और इलेक्शन कमीशन में बड़ी संगीन नौयत की मुश्किलात का सामना है। अब देखते हैं इन मामलात पे क्या होता है। अख्तर मिल्लत साहब के हवाले से नाज़रीन मामला ये है कि जब इमरान खान साहब को उन्होंने वो इजाज़त दी, ये जो मैंने अपना थंबनेल लिखा है, जब इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलों में समाअत के दौरान कहा कि इमरान खान साहब को एक तो अदालत में पेश होने की इजाज़त होनी चाहिए, वो अदालत को एड्रेस करें। फिर उन्होंने कह दिया कि केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, यानी खान साहब अदालत में पेश हो रहे हैं, उस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो खान साहब लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए पूरी दुनिया में या
अपनी राय का इजहार करेंगे, अपनी बात करेंगे और वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हर जगह देखी जाएगी, सुनी जाएगी कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। और आपको पता है कि अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो है वो दाई रहे हैं और कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। और सियासी मामला जो अदालतों में जाते हैं उस पर भी अतर मिनल्ला साहब ये कहते हैं कि सियासी मामला अदालत में नहीं आने चाहिए, ये सियासी मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि सियासी मामलात में अदालत को इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये जो नाज़रीन अतर मिनल्ला साहब ने इंट्रा कोर्ट अपीलों में बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो या लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो या सियासी मामलात की बात हो, तो मैं आज इमरान खान साहब की तकरीर नहीं चलती मीडिया पे, तो मैं माजी में सोच रहा था कि कुछ रिसर्च करूं, कुछ तहकीक करूं कि जब नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी पैमरा की तरफ से, जब 2019 में पीडीएम बना, पीडीएम के बाद पैमरा में अजहर सदीक साहब ने एक पटिशन दायर की, एडवोकेट अजहर सदीक ने, कि चूँकि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और नवाज शरीफ मतलब कन्विक्टेड और मफरूर हैं, उन पे पाबंदी लगाई जाए उनकी तकरीर पे। तो पैमरा ने पाबंदी लगा दी नवाज शरीफ की तकरीर पे कि नवाज शरीफ क्योंकि मफरूर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, उनकी तकरीर जो है कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये जो नाज़ी मामला था इसे मुख्तलिफ एंकर्स की तरफ से, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और नामवर सहाफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन लेके आए। उस पर नाज़रीन ये हुआ कि जो अपने अतर मिनल्ला साहब थे, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि सियासी मामलात जो हैं वो अदालतों में ना लाए जाएं, बल्कि सियासी महाज पर कि जो सियासी मामलात हैं वो जो पार्लियामेंट में जाकर उसको हल किया जाए। तो मैंने नाज़रीन वो देखा, तो उस हवाले से जो मुझे चीज़ मिली कि जब वो पटिशन लेके आए थे तो उस पर मैं आपको बताता हूँ कि आमिर फ़ारूक साहब ने क्या हुक्म सादिर फरमाया था, क्या समाअत हुई थी, मुझे निकालने दें नाज़रीन। हाँ जी, उस नाज़रीन एंकर की दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए थे। और नाज़रीन इसलिए भी मैं ये सारा मामला पीछे तहकीक करने के लिए गया कि उस इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान अतर मिनल्ला साहब ने वो जो सदारती ऑर्डिनेंस हुकूमत ने नैब के हवाले से जारी किया है, जिसने रिमांड को 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया है, उस सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी अतर मिनल्ला साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि ये पार्लियामेंट की कानून साजी के अख्तियार का जो अख्तियार है उसको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। तो उस पर फिर अटर्नी जनरल साहब ने कहा था कि माय लॉर्ड, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो तब तो आप कहा करते थे कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इस पर आप पार्लियामेंट में जाएं, जब पार्लियामेंट में पेश होगा इसको कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस को पेश किया जाए, वहाँ पे इसकी मुखालफत कर दीजिएगा। आज आप कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उस पर माय लॉर्ड भी महसूस हुए और कमरा अदालत में बैठे लोग भी महसूस हुए कि पुरानी बात जो है, जो हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे, अब अटर्नी जनरल साहब ने अतर मिनल्ला साहब के सामने रख के जो है वो उन्हें एक तरीके से जो है वो शर्मिंदा का लफ्ज़ मुनासिब नहीं, लेकिन बहरहाल ऐसी सूरत हाल से उनको दो चार कर दिया। अब मैं इसी को देख के फिर वो नवाज शरीफ वाली पाबंदी पर चला गया। जब इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ की तकरीरों पर पैमरा ने पाबंदी लगाई थी। वैसे तो आजकल पैमरा ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा रखी है। तो नाज़रीन उस केस में अतर मिनल्ला साहब ने जो कि पैमरा के ऑर्डर के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन PFUJ सीनियर साफ़ियों और एंकर्स की दरख्वास्त पर यह रिमार्क्स दिए थे कि आज़ादी राय का हक़ बहुत ज़रूरी है। यानी उस वक्त भी अतर मिनल्ला साहब आज़ादी राय का जो हक़ है उसको एडमिट कर रहे थे, लेकिन साथ में कह रहे थे कि इख्तियारी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अहम है, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ उस वक्त वो ज़मानत लेके लंदन जा बैठे थे तो उस पर पैमरा ने ऑर्डर किया और फिर उसी बात को लेके अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि इश्तिहारी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप मफरूर परवेज़ मुशर्रफ या किसी और के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, तो उस पर पटिशनर ने कहा कि नहीं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा यह पटिशन इतनी सादा नहीं, ये पूरे जुडिशल सिस्टम का इम्तिहान है। हुकूमत ने मफरूर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी और इल्ज़ाम अदलिया पे लगा। सियासी इस्तेहकाम, अब बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसको दी? नवाज शरीफ को दी, इल्ज़ाम अदलिया पे लगा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अदलिया चंद सालों में अदलिया पर भी असर पड़ा है। मफरूर शख्स की तो शोहरत भी मअतल है, शनाख्ती कार्ड, शहरियत भी मअतल है, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक ब्लॉक हो जाता है। और उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ से तमाम इश्तिहारी मफरूर मुल्ज़मान को मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी के पैमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं? ये जो पटिशनर है क्या चाहते हैं कि किसको रिलीफ मिले? पैमरा ने जो ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ मुतासरा शख्स अपील दायर कर सकता है। अगर किसी ने कोई अपील दायर नहीं की तो उसका मतलब है कि कोई उस ऑर्डर से मुतासरा नहीं है।
यानी अतर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर हालांकि मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन अतर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि ये मुतासर अफरीक नहीं है, लेकिन बरअ रिलीफ नहीं मिला। पैमरा की पाबंदी का ऑर्डर जो है बरकरार रहा। अब उसके बाद नाज़रीन यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि ये जो अतर मिन्नाल्लाह साहब ने ऑर्डर किया ये नवंबर 2020 का है, नवंबर 2020 का, जिसमें ये कहते हुए कि नवाज शरीफ मफरूर हैं। हालांकि अफजल सदीक पाबंदी लगवाने के लिए पैमरा में नवाज शरीफ के लिए गया था, परवेज़ मुशर्रफ के लिए नहीं गया था। लेकिन जब ऑर्डर पैमरा ने जारी किया तो जाहिर सी बात है कि उसका इतलाक यूनिफॉर्म होना था, वो परवेज़ मुशर्रफ पे भी उसका इतलाक हो गया। अफजल सदीक साहब तो परवेज़ मुशर्रफ के लाहौर हाई कोर्ट में वकील थे उन्हीं दिनों में, बल्कि उससे पहले, और रिलीफ भी उन्होंने इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट से परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो जो खसूसी अदालत थी जस्टिस नकवी साहब से, उस खसूसी अदालत के खिलाफ फैसला लेकर रिलीफ भी दिलवाया। तो अफजल सदीक तो नवाज शरीफ के खिलाफ गया था। लेकिन जब यह पैमरा का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया। अतर मिन्नाल्लाह साहब ने नवाज शरीफ को एडमिट किया फ्रीडम ऑफ स्पीच को, लेकिन रिलीफ नहीं दिया, ये कहते हुए कि वो मफरूर हैं। अब नाज़रीन इसमें जो हकीकत है, जो नुक्ता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये तो कह दिया गया कि मफरूर को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि जो वो फैसला दिया अतर मिन्नाल्लाह साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ इश्तिहारी नहीं थे। यानी जब ये रिलीफ अतर मिन्नाल्लाह साहब ने नहीं दिया कि इश्तिहारी को ये सहूलत नहीं दी जा सकती, तो नवाज शरीफ इश्तिहारी नहीं थे, वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं थे। लेकिन अतर मिन्नाल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए। अब नवाज शरीफ इश्तिहारी कब नाज़रीन डिक्लेयर होते हैं? इश्तिहारी डिक्लेयर होते हैं यानी दिसंबर 2020 में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है जनाब अपने आमिर फारूक साहब वाला, मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला, वो 1 माह के बाद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देता है। लेकिन अतर मिन्नाल्लाह साहब 1 माह पहले ही उन्हें इश्तिहारी कहकर जो है उनको रिलीफ देने से इनकार कर देते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, जो आप पहले बैठ के बेंच में कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, तो फिर ये वकला खुद पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि अभी ये सदारती रेफरेंस के हवाले से कहा गया, तो फिर लोगों में ये सवाल तो आता है कि क्या पहले वाली पोजीशन जो थी वो जज साहब ने चेंज कर ली है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी आप देखें कि जब काजी फैसल साहब पे तनकीद होती रही तो अतर मिन्नाल्लाह साहब उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते रहे, लेकिन जब उन पे तनकीद हुई, फैसल वाडा ने की, या किसी ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, किसी यूट्यूबर ने, किसी साफ़ी ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से, या जैसे बाबर साहब के हवाले से कोई बात की, उसमें कोई तस्दीक का पहलू भी था, तो उस पर पहलू था या नहीं था तस्दीक में, लेकिन अतर मिन्नाल्लाह साहब ने उसको कंटेम्पचुअस कहा। तो इस पर फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो पहले वाली पोजीशन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की थी वो जज साहब ने चेंज कर ली है। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।